morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. You have reached in the second session of chapter number 15, Air Around Us. Before moving forward, let us pray for a while. Join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. In the first session, we have learned many things about properties of air and what is air made of and all such things. And in the last topic, we have learned that dust particles are present everywhere. That means dust particles are always present in the air. Yes? To prove this, let us do one activity. Find a sunny room in your school or your home and then close all the doors and windows with the curtains pulled down to make the room dark. Now, open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. क्या करना है आपको? आपके घर पे या आपको स्कूल पे एक ऐसा कमरा ढूंढना है, फिर उसको पूरा डार्क बना देना है, उसके विंडोज़ डोर सब बंद कर देना है, कर्टेन्स भी बंद कर देने हैं। उसके बाद कोई भी एक तरफ इसका विंडो या तो डोर हल्का सा खोलना है जिस तरफ सन हो, ताकि उस तरफ से सनलाइट अंदर आ सके, सिर्फ उस स्लिट में से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। अभी आप ध्यान से देखिए, जो भी वो बीम जो अंदर आ रही है ना सनलाइट की, उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या उसके अंदर टाइनी शाइनी पार्टिकल्स देख सकते हैं? उस बीम ऑफ लाइट में दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एयर में, इसकी वजह से दिख रहा है। जब कभी भी विंटर्स के टाइम में ना आप देखोगे ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तभी भी जो भी बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर होके ट्रीज़ के बीच में से आती है ना, उसमें भी ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, जो आसानी से डांस करते रहते हैं। ऐसे दिख रहा, मतलब इधर से उधर मूव होते रहते हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स। हम हमारे नाक से, नोस्ट्रिल से एयर ब्रीद इन करते हैं, है ना। पर नाक के अंदर देर आर फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, जो क्या करेगा, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स को रोक देगा हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से। तो आपने बहुत बार ऐसे भी किया होगा कि आप मुंह से सांस ले रहे होगे, तो आपकी मम्मी ने या तो आपके टीचर ने आपको डांट दिया होगा कि मुंह से सांस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका मेन रीज़न यही होता है कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल डस्ट होती है जो डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर चली जाएंगी एंड देन इट विल कॉज हार्म टू अस, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के अंदर गैसेस होते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब हमने डिस्कस किया था ना, तो ये सब उसमें प्रेजेंट है। अभी जो कोई भी गैसेस हैं, उन गैसेस में, एयर के गैसेस में मेनली कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत कम अमाउंट में, और बाकी बहुत सारे गैसेस भी होते हैं। However, there may be some variation in the composition of air from place to place. एक जगह से दूसरी जगह का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एयर का कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होता है। देखो, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, जो अप टू 99% ऑफ एयर का कंपोजिशन बन जाता है सिर्फ इन दो गैसेस से। कौन से दो गैसेस से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो रिमेनिंग 1% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे कंपोजिशंस होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ये सारे गैसेस मिक्स होते हैं। क्लियर दिस मच एवरीवन? Now, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? तो उसके लिए भी चलो एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बारी बारी देखेंगे वाटर एंड सॉइल के बारे में कि कैसे होता है। तो आपको एक छोटा सा वेसल लेना है, उसके अंदर पानी होना चाहिए, है ना। ये वेसल है जिसमें पानी भरा है, फिर आपको उसको हीट करना है। हीट किस पे करना है? ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड पे, ठीक है। फिर ऑब्ज़र्व करो, बॉईल होने से पहले ठीक से ऑब्ज़र्व करो, जो वेसल का इनर सरफेस है ना, उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे टाइनी बबल्स दिखाई देंगे अंदर, है ना। ये सारे जो बबल्स हैं, ये बबल्स एयर में से, एयर के अंदर डिज़ोल्व हैं, अभी वाटर के अंदर डिज़ोल्व है एयर के फॉर्म में। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो ये सारे बबल्स बॉईल होके फिर एस्केप हो जाएंगे गैस के फॉर्म में,
देखो ये बबल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ही हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर बन के एस्केप हो जाएगा पानी में से ये सारी एयर जो है. दिस बबल कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. पूरी एयर जब एस्केप हो गई फिर क्या होगा, फिर जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में, है ना. पहले तो एयर एस्केप हो गई, फिर जो भी वाटर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे बॉयल होता जाएगा और वेपर के फॉर्म में एस्केप होता जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी लर्न भी किया था दूसरे चैप्टर्स में, 8, 9 सारे चैप्टर्स में, कि है ना वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. तो जो कोई भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो वहीं से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेंगे, है ना. क्लियर. अभी सॉइल की बात करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं और उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पायर करने के लिए, है ना. तो वो लोग कैसे अपनी ये एयर की नीड को फुलफ़िल करते होंगे रेस्पिरेशन के लिए, तो उसके लिए भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. चलो, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर. लेट अस सी हाउ दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एक्टिविटी. एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, टेक अ लंप ऑफ अ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, add a water to it and note what happens. Do you see the bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil. When the water is poured on to the lump of the soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by animals living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere does not get used up through a large number of organisms? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? क्या बोल रहे हैं ये पूरी एक्टिविटी में क्या करना है, ऐसे एक ड्राई सॉइल लेना है, किसके अंदर, एक ग्लास या तो बीकर के अंदर ऐसे आप पहले ड्राई सॉइल ले लो, ठीक है, थोड़ी सी. फिर आप उसके अंदर ऐसे एक दूसरा बीकर लो जिसमें पानी भरा हुआ है और वो पानी आप इस बीकर के अंदर डालो. जैसे ही आप बीकर के अंदर पानी डालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें बबल्स प्रेजेंट हो, बबल्स दिख रहे हैं. बबल्स कैसे दिख रहे हैं, एयर सॉइल जो हमने अंदर डाली ना, वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट थी. अभी आपने पानी डाला तो वो एयर की जगह पानी ले लेगा और एयर जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी. तो देखो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे बरो के अंदर रहते हैं, है ना, और उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. तो क्या होगा, जैसे ही ये एनिमल्स बरो के अंदर रहते हैं तो उनको जगह चाहिए, है ना. तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ब्रीद इन कर रहे हैं, उनको जगह तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए अच्छे से. पर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बहुत सारी हैवी रेन आती है तो वो पूरा पानी नीचे भर जाएगा, तो उनको अभी ऑक्सीजन मिलेगा नहीं क्योंकि जितनी भी एयर थी उसकी जगह पानी ने ले ली. तो एनिमल्स क्या आएंगे, बाहर आएंगे. और फिर बाहर क्यों आ रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. तो बाहर आने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से बाहर की एयर से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से ये रीज़न हो सकता है कि जब कभी भी बारिश ज़्यादा होती है तभी हमें अर्थवॉर्म्स ज़्यादा दिखाई देते हैं. अभी बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. तो ये ऑक्सीजन पूरा यूज़ जब क्यों नहीं हो जाता, ये रिप्लेस कैसे होता रहता है, बार बार ऑक्सीजन कैसे आ जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, कौन रिप्लेस करता है एटमॉस्फेयर में वापस ऑक्सीजन को.
तो देखो हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 में लर्न कर लिया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और तभी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन तो यूज़ करते हैं, पर वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो इतना ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज़ किया, ये ऑक्सीजन उन्होंने रिलीज़ किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से ही है, एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू, और स्पेशली फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे बहुत इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि एयर जो है वो अर्थ पे लाइफ, जितनी भी लाइफ है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो एक उसका यूज़ हो गया, है ना। तो ये प्लांट और एनिमल्स देखो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, और इसकी वजह से ही ये बैलेंस जो है वो पूरा मेंटेन किया हुआ है ना। पर इसके अलावा बाकी क्या यूजेस हैं एयर के। एक होता है विंड मिल। देखो विंड मिल के थ्रू हम करते हैं, तो विंड जो है वो विंड मिल को रोटेट करेगी, हम सबको पता है। तो विंड मिल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स and to run the floor mills. Windmills are also used to generate electricity, है ना। Now air helps in the movement of sailing yachts, gliders, parachutes, aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers and several plants. एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो ये सारे एयर के बाकी सारे यूजेस हो गए, जैसे विंड मिल के रोटेशन के लिए काम आती हैं, फिर याक्स के सेलिंग के लिए ग्लाइडर्स, पैराशूट, एरोप्लेन्स, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स भी इन्हीं एयर की वजह से ही फ्लाई कर सकते हैं, है ना। डिस्पर्सल ऑफ सीड और पॉलन ग्रेन्स के लिए भी, डिस्पर्स होने के लिए एयर ज़रूरी है। वाटर साइकिल के लिए भी एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? So let us summarize the whole chapter. Air is found everywhere. We cannot see air, but we can feel it. Air in motion is called wind. Air occupies space. Air is present in water and soil. Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and a few other gases. Some dust particles may also be present in it. Oxygen gas supports burning and is necessary for living organisms. The envelope of the air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. Plants and animals depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air. I hope you are clear with this chapter. Here end our chapter. We'll meet next time. Until then, stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.